हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के सेकेंड जो लेसन है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को सावधानी पूर्वक देखिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होता है। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। जो फूल हवा के द्वारा परागित यानी उसमें हवा के द्वारा परागन होता है, जिसके फलस्वरूप वह पुष्पित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें हम वायु परागित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि उन्हें हम वायु परागित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुन्मील पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। जो अनुन्मील पुष्प होते हैं उनमें किस प्रकार से परागन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि वह स्वपरागित होते हैं, उसमें स्वपरागन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि स्वपरागित होते हैं अनुन्मील पुष्प। अगला प्रश्न है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस जितने पुष्प होते हैं उनमें परागन किस माध्यम के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कीट के द्वारा होता है। जितने भी कीट होते हैं वो कीट एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन के लिए माध्यम का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि कीट होगा। अगला प्रश्न है, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष। उन्हें हम भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, पहले तो मनुष्य के कोशिकाओं में पहले 46 गुणसूत्र होता है। 46 यानी 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र। उसमें से 2 अलग होता है, जैसे कि अलिंग गुणसूत्र बोला जाता है, यानी ऑटोसोम बोला जाता है, और 2 होता है लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई। तो अलिंग पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 44। यानी 44 होता है ऑटोसोम की संख्या और 2 होता है 44, 2 46 और 2 होता है लिंग गुणसूत्र, जिसे जो कि एक्स वाई के रूप में होता है, जो स्त्रियों में एक्स के रूप में और पुरुष में एक्स वाई के रूप में होता है। ऑटोसोम की संख्या आपका 44 होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं तो उनका जो एंडोस्पर्म होता है भ्रूणपोष, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या, जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3n। जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं वे त्रिगुणित होते हैं, 3n इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक अंड होता है और 2 द्वितीय केंद्रक होता है, वो संयोग करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, तो 3n होगा आपका। अगला प्रश्न है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनता है गैमेट, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी युग्मक जनन, यानी इसको हम गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। कहीं कहीं आपका गैमेटोजेनेसिस भी दिया रहता है, तो दोनों याद कर लीजिए, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। अगला प्रश्न है, हाइड्रिला मेरंथ कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला मेरंथ कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला मेरंथ ना ही पत्तियां पर ना ही तने पर पाया जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला एक जीव होता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, प्राकन का बाह्यचूल बना होता है। प्राकन का बाह्यचूल किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पोरोपोलेलिन का बना होता है प्राकन का बाह्यचूल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुन्मील परागित फूल होते हैं। अनुन्मील परागित फूल कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपरागित होते हैं। अगला प्रश्न है, अंड समूह से बना होता है। अंड समूह किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंड कोशिका और सहायक कोशिका का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी और यानी सी राइट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। पानी के द्वारा पर परागन होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जल परागन, यानी इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जल परागन यानी हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न है, काइज़मा किस अवस्था में बनता है? काइज़मा किस अवस्था में बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप काइज़मा बनता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परागन के वर्तिकान पर शुरू में परागन में मन करता है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो कि जो परागन होता है तो उस पर शुरू में उसमें परागन में मन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा Ca++ यानी कैल्शियम प्लस। अगला प्रश्न है, परागन में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? जो ऑक्सीजन है यह आपका एक वृद्धि हार्मोन है, तो यह किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा परागनली एवं अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकोश संबंधित है, परागकोश किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्पकलिका के खुलने से परागकोश रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। परागकण जो होता है तो उसका परागकोश से निर्माण होता है, फिर उसका विभेदन होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी डायथिकस परागकोश में होता है, किसी डायथिकस परागकोश में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा किसी डायथिकस परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसमें परागकोश में असूत्रीय विभाजन होता है? किसमें परागकोश में असूत्रीय विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पोर मातृ कोशिका में असूत्रीय विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोलन सेक में परागकण का निर्माण होता है, पोलन सेक में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा परागकण अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अगुणित। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा कामिरारियंस ने खोज की थी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की, कामिरारियंस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला है, टेप्टम का कार्य डैश है। टेप्टम किसका क्या कार्य करता है? टेप्टम का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पोषण, यह पोषण देने का काम करता है टेप्टम। अगला प्रश्न है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिग्नेमी, उसे सिग्नेमी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी जायफल, लीची और शरीफा, तीनों का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है जो कीट को खाते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो कीट को खाते हैं, तो कीटभक्षी पौधा कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रोसेरा और नेफेंथिस, ये दोनों जो है एक कीटभक्षी पौधा है जो कि कीट को खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में जितने भी केंद्रक भाग लेते हैं तो कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसमें एंडोस्पर्म कारा तथा सेल्यूलोसिक हो जाता है? किसमें एंडोस्पर्म जो होता है यानी भ्रूण को बोला जाता है, भ्रूणपोष को, तो किसमें भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म कारा तथा सेल्यूलोस हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका आइवेरी बेल होता है, आइवेरी बेल, उसमें एंडोस्पर्म जो होता है कारा तथा सेल्यूलोसिस हो जाता है। फाइटल फर्स्ट से बोला जाता है, फाइटल फर्स्ट यानी आइवेरी बेल। अगला प्रश्न है, हरा नारियल जो होता है उसमें निहित दूधिया जल है, तो उसे क्या बोला जाता है? जो हरा नारियल होता है जिसे डाब बोला जाता है, तो उसमें जो दूधिया जल होता है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम डिग्नेरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है, उसे डिग्नेरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 7 है, तो साइनेरेजिड में इसकी संख्या क्या होगी? कोई मूल कोशिका है उसमें गुणसूत्र की संख्या 14 है और फिर साइनेरेजिड में पूछा जाए कि इसकी संख्या क्या होगी, तो इसकी आधी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि 7 होगी। अगला प्रश्न है, माका में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। माका में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या बोला जाता है? तो इसके राइट आंसर होगा अल्यूरोन भित्ति बोला जाता है। अल्यूरोन भित्ति जो आपका माका मेज यानी मकई जैसे बोला जाता है, उसमें प्रोटीन युक्त जो भ्रूणपोष होता है उसे हम एल्यूरोन भित्ति बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक असूत्रीय कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक असूत्रीय कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय कितना नर युग्मक बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 4 नर युग्मक। अगला प्रश्न है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी।
एमएमसी में 24 गुणसूत्र है कुल गुणसूत्र, तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 36 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 36 होगी। अगला प्रश्न है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वानवीर। वानवीर नामक वैज्ञानिक आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न है स्ट्राबायोलेथस कुथियाना यानी जिसे हम नीला कुरेंसी बोलते हैं, स्ट्राबायोलेथस कुथियाना जिसे कि नीला कुरेंसी बोला जाता है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि केरल एवं कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रूण को पोषण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है आवृतबीजी में निषेचन होता है। आवृतबीजी जितने भी मतलब बीज वाले पौधे होते हैं तो उसमें निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि भ्रूण कोश में होता है। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बीज के बीच से आवरण किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका शीर्ष बनता है तो उसके बीच जो कवर होता है तो कवर किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटेगुमेंट से वो कवर बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इंटेगुमेंट से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निषेचन के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओव्यूल सबसे आवश्यक है। ओव्यूल यानी अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ओव्यूल। अगला प्रश्न है इम्ब्रोसेक के प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होते हैं। इम्ब्रोसेक प्रवेश करते हैं तो प्राग नलिका में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नर युग्मक उस समय होता है। जब इम्ब्रोसेक प्रवेश करते हैं तो प्राग नलिका में 2 नर युग्मक होता है। अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। दोहरा निषेचन में किसका संयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोहरा निषेचन में एक नर युग्मक का एक यानी अंड के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजन होता है। यानी एक नर युग्मक का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का तृतीयक जो केंद्रक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है संयोजन। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन मतलब किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री यानी सभी आवृत बीजपत्री का विशेषता है उनमें दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिसंचयन में एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ इम्ब्रोसेक में संचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ इम्ब्रोसेक में संचयन होता है। अगला प्रश्न है बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ए बीज को लैंगिक जनन का प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट उत्पाद कहा जाता है बिकॉज ए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ए युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। बिकॉज ए जितने भी गैमीट होते हैं उसके संयोजन से इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिगुणित होता है यानी 3n के रूप में होता है। 3n त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? पौधों में लैंगिक प्रजनन को सबसे पहले किसने देखा दर्शाया? तो इसका राइट आंसर होगा कामेरा रिंस नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर बी की कामेरा रिंस ने। अगला प्रश्न है पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसे एस्टामिनेट बोला जाता है। एस्टामिनेट। अगला प्रश्न है एस्टामिन का फर्टिल भाग क्या है? एस्टामिन का फर्टिल भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकोष है। एस्टामिन का फर्टिल भाग प्राकोष है। अगला प्रश्न है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों का रूपांतरित भाग है पुष्प अंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। एम्फीमिक्सिस से क्या तात्पर्य है? इसका क्या मीन होता है, अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्टम जो कि पोषण देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुमंग। पुमंग बोला जाता है यानी पुंकेसर। अगला प्रश्न है पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को हम बोलते हैं जायांग यानी स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला प्रश्न है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर युग्मकों भेद का प्रतिनिधित्व करता है परागकण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पोरोपोलेरिन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्पोरोपोलेरिन से बनता है। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है और अंडाशय, यानी इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? स्वपरागन को कौन सा पादप रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा एरंड रोकता है स्वपरागन होने से। अगला प्रश्न है, युग्मक चलन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक चलन जब पूर्ण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइगोट की रचना होती है। जाइगोट यानी युग्मनज की रचना होती है। अगला प्रश्न है, एक भ्रूणपोटी में दो प्रकार के सलन युग्मनज सलन तथा त्रिसलन स्थान लेते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? एक जो भ्रूणपोटी है तो उसमें दो प्रकार के सलन होते हैं, एक तो युग्मक सलन तथा एक त्रिसलन स्थान लेते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस इवेंट को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इस इवेंट को हम दोहरा निषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब, ये सभी आभासी फल है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहता है? यानी वैसे पेड़ पौधे जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होता है फिर भी उसमें बीज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असंग जनन, उसे हम असंग जनन बोलते हैं। देखिए फिर अगला प्रश्न है, कीटों द्वारा परागन को कहा जाता है? कीट के द्वारा परागन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम एंटेमोफिली बोलते हैं, एंटेमोफिली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं? नर जनन इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर बोलते हैं, यानी पुमंग या पुंकेसर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन इकाई को क्या बोलते हैं? तो स्त्री केसर बोला जाता है, जैसे कि जायांग कहा जाता है स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं? परागकण के जो बाह्य चोल होता है तो उसमें सुस्पष्ट जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है स्टोमाटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे जनन छिद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब एक परागकोश और अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहते हैं? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप के क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बीजाणु जनन उत्तक बोलते हैं, बीजाणु जनन उत्तक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकोश एक चार कोश की संरचना होता है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होता है? परागकोश होता है तो वो एक चार कोश की संरचना होता है, तो चारों कोनों पर क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा लघु बीजाणु धानी रहता है, लघु बीजाणु धानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? जलीय घास कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा जोस्टेरा, जो कि जलीय घास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? नर पुष्प का भाग कौन है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर होगा पुमंग, जो कि नर पुष्प का भाग है, जिसे कि पुंकेसर भी बोला जाता है। मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो मादा पुष्प का क्या होता है? तो जो ऑप्शन दिया है तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जयांग, जो कि आपका मादा पुष्प का, जिसे कि स्त्रीकेसर बोला जाता है, जयांग, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जयांग भाग है मादा पुष्प का। पुंकेसर जो होता है वह नर पुष्प का होता है, और पुंकेसर और फ्रागनेसर भी नर पुष्प में होता है, जबकि जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है और जयांग होता है, ये सभी मादा पुष्प में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? पराग थैले जो होते हैं वो किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पराग कोश में पराग के थैले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पराग कोश में। अगला प्रश्न है, एनर ट्रफ से बीजांड होता है? एनर ट्रफ जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? सीधा, उल्टा, गोल या वर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा एनर ट्रफ बीजांड जो होता है वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं। कुछ जो पुष्प होते हैं उनके जो एंथर होता है, यानी परागकोश एवं वर्तिकाग्र, तो उसके बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिसके कारण परागकण मुश्किल से होता है या फिर नहीं भी होता है, तो उन पुष्पों को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उन्हें हम हर्कोगेमी बोलते हैं, हर्कोगेमी। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति
किससे होती है? भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म, तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो कहाँ से उत्पत्ति होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इंटरनल पार्ट में होता है जो भित्ति, तो वो पोषक प्रदान करती है, तो उस भित्ति को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम टेपिटम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि उसे हम टेपिटम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमल में किसके द्वारा परागन होता है? श्रीमल का जो वृक्ष होता है तो उसमें परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है? किस पक्षी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा उसमें चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है श्रीमल में, और जो कदम का पेड़ होता है उसमें भी चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित इसमें से कौन है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर होगा जो द्वितीय केंद्रक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पेरोगेमी में परागनलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? जो पेरोगेमी होता है तो उसमें से परागनलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा से होकर, जो पेरोगेमी होता है उसमें परागनलिका भ्रूणपोष तक पहुंचती है माइक्रोपाइलोमा से होकर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, माइक्रोपाइलोमा से होकर। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृत बीजी पादप में जब बीज का निर्माण होता है तो उस समय जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, परागकोश भित्ति इनमें से कौन सा नहीं होता है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन है जो कि परागकोश भित्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटेगुमेंट, जो कि परागकोश भित्ति में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? भ्रूणकोश में क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। भ्रूणकोश में गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणकोश यानी पेरिस्पर्म जो होता है वह किसका बचा हुआ भाग होता है? तो इसका राइट आंसर का वह न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग होता है, यानी बीजांडकाय का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है परिभ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है? इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है? एरिल। तो इसका राइट आंसर होगा आम के में एरिल नहीं पाया जाता है, आम में एरिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण किसकी विशेषता है? परागकण किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी दोनों पौधों का परागकण जो है वह विशेषता है, यानी उस दोनों में परागकण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। पर परागण के फलस्वरूप जो संतति प्राप्त होता है तो वह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी यानी विविधता, उच्च श्रेणी की वह विविधता दर्शाता है तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागण तभी होता है जब कोई परागण जो होता है पोलिनेशन, परागण तभी होता है जब कोई जो परागकण होता है तो उस पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आएगा तो परागण की क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली में परागण तो इसमें होता है कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, कीट के द्वारा एंटोमोफिली में परागण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे कहते हैं। कोई पुष्प है तो उसका जो एंथर है परागकोश और उसका स्टाइल जो वर्तिकाग्र है तो वो दोनों एक साथ मैच्योर हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर का उसे हम होमोगैमी बोलते हैं, होमोगैमी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, होमोगैमी। अगला प्रश्न है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है। पर परागण जो होता है क्रॉस पोलिनेशन तो लाभदायक होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? क्यों यह लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसके जो श्रेष्ठ संतति होती है वह श्रेष्ठ संतति होती है। फिर अगला प्रश्न है,
परागकण का उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को कहते हैं। जो परागकण होता है तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प का जो लगा होता है उसके वर्तिकाग्र पर जमा हो जाता है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम गेनिटोगेमी बोला जाता है, उसे गेनिटोगेमी बोला जाता है, जाइटोगेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, उसे हम जाइटोगेमी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व हो तो इसे कहते हैं। कोई पुष्प है उसका जो परागकोश और वर्तिकाग्र है वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस विधि को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम डाइकोगेमी कहते हैं, डाइकोगेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं। एक ही पुष्प है तो उसके जो मादा जननांग है तो परागकोश से वह पहले परिपक्व हो जाता है, तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम प्रोटोगेमी बोलते हैं, उसे प्रोटोगेमी बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। पर परागण का विशिष्ट उदाहरण क्या है? पर परागण किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, मक्का में पर परागण होता है। अगला प्रश्न है, परागण में लेवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? जो परागण होता है तो उसमें लेवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, साल्विया में पाया जाता है, साल्विया के पौधा में। अगला प्रश्न है, परागकण सभी पुष्पीय अंगों के एब्सिशन को उकसाता है, अपवाद स्वरूप। जो परागण होता है तो जितने भी पुष्पीय पौधे के अंग होते हैं उनको एब्सिशन को उकसाता है, तो उकसाता है और फिर अपवाद स्वरूप एक्सपेक्शन के रूप में क्या रह जाता है? अपवाद में हर चीज़ रहता है, तो अपवाद में क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा, अपवाद के फलस्वरूप रह जाता है आपका पिस्टिल हो जाता है, पिस्टिल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। स्वपरागण होने के लिए पुष्प में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा, पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, यानी नर और मादा जननांग एक ही अंग में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि स्वपरागण होने के लिए पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परागकोश क्या दर्शाता है? परागकोश से आप क्या समझते हैं, वो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, नर स्पोरोफिल दर्शाता है, नर स्पोरोफिल परागकोश दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विकासशील परागण को पोषण किससे मिलता है? विकासशील जो परागकण होता है तो उसे पोषण किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे पोषण टेप्टम के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि? जो परागण होता है वह हरा कलर का नहीं होता है, बिकॉज इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, इसमें जो हरित लवक आपका होता है वह क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजेनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी। कोई परागकोश है तो उसमें 4 स्पोरोजेनस कोशिका है, तो उसमें परागकण की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 16 होगी, 4 गुना हो जाता है 16 होगी। फिर अगला प्रश्न है, किसी परागकण में, जैसे कि साइपर्स ले लीजिए, किसी परागकण में पोलॉइड की संख्या है, किसी परागकण में पोलॉइड की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी वह एक गुणित होता है। अगला प्रश्न है, परागकण इम्ब्रोसेक्स से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार, जो परागकण है तो वह इम्ब्रोसेक्स से जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार कौन किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा, उसी प्रकार जो नर गेमिटोफाइट होता है वह मादा गेमिटोफाइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि जिस प्रकार परागण जो होता है वह इम्ब्रोसेक्स से संबंधित होता है उसी प्रकार नर गेमिटोफाइट मादा गेमिटोफाइट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1000 परागण से कितने प्राग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? 1000 परागण है तो उससे कितने प्राग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 250, यानी 250 निर्माण होगा प्राग मातृ कोशिका का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्राग कोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। किसी परागकोश में पोलन सेक्स में उसके तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुणित होती है, यानी डबल होता है, द्विगुणित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है। परागकण के साथ जो परागनलिका होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नर स्पोरोफाइट प्रदर्शित करता है, नर स्पोरोफाइट। अगला प्रश्न है, किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्ली होते हैं? किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसमें 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2 होते हैं। अगला प्रश्न है,
परागण पीले वर्ण के होते हैं बिकॉज इसमें मौजूद होते हैं। जो परागण होता है वह पीले वर्ण का होता है, हरा वर्ण का नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज इसमें फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं, इसी कारण से वह पीले रंग का होता है। फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स मौजूद होता है परागण में, सो यह येलो कलर का होता है, आपका पीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, परागण का कोशिका द्रव्य किसमें घनी होती है। जो परागण का कोशिका द्रव्य होता है तो वह किसमें एकदम घना होता है, घना। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा एवं स्टार्च में वह घना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पर परागण स्व परागण से अच्छा होता है बिकॉज इसमें जो पर परागण होता है क्रॉस पोलिनेशन वह सेल्फ पोलिनेशन से अच्छा होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज इसमें बेहतर नवीन बेस्टियाँ उत्पन्न होती है। बेहतर नवीन बेस्टियाँ यानी बहुत अच्छा जो नया होता है जीव वह उत्पन्न होता है, बेस्टिया यानी जीव होता है। तो नवीन जो जीव उत्पन्न होता है नया वह बेहतर अच्छा दृष्टि का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, वायु परागण डैश में होता है। वायु परागण जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार किस में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नारियल में होता है, कोकोनट में वायु परागण होता है। अगला प्रश्न है, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जो परागण होता है तो लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका होता है उसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा डिप्लॉइड है। कौन सा डिप्लॉइड है। तो इसका राइट आंसर होगा एमएमसी डिप्लॉइड है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। अंडाशय के अंदर के उत्तक का भाग जो ओव्यूल्स यानी अंडाशय से जुड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा यानी अफ्रा होता है, इसका हिंदी वह अप्रा कहलाता है, अप्रा यानी प्लेसेंटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम या बेमेल को चुने। जो ऑप्शन है उसमें मतलब बेमेल यानी जो उसके मेल में नहीं है, मतलब जो अलग है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और 1 ऑप्शन अलग होंगे, वो उसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ओव्यू जो कि अलग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोफाइल किस में पाया जाता है। माइक्रोफाइल किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह एटिट में पाया जाता है माइक्रोफाइल। अगला प्रश्न है, मादा गेमिटोफाइट दर्शाता है। मादा गेमिटोफाइट क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मादा गेमिटोफाइट एम्ब्रोसेक दर्शाता है, एम्ब्रोसेक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी आवृत बीजी का फीमेल गेमिटोफाइट क्या दर्शाता है। किसी आवृत बीजी का फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है वह क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एग, यानी जो अंड होता है वह दर्शाता है एग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गेमिटोफाइट होते हैं। निषेचन के समय किसी प्रारूपिक के जो द्विबीजपत्र होते हैं तो उसके जो मादा गेमिटोफाइट होता है तो उसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें 8 केंद्रकीय होते हैं और 7 कोशिकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा कि 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। अगला प्रश्न है, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है। फिलीफॉर्म जो उपकरण है वो किसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा साइनेरिस्ट का उदाहरण है, वह विशेषता है साइनेरिस्ट का वह विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा इम्ब्रोसेक बनाता है कहलाती है। एक गुणित जो कोशिका होता है जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इम्ब्रोसेक बनाता है यानी भ्रूण कोश बनाता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह आपका फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है, फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है। ओव्यूल की सबसे अंडाशय की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य कोशिका जो कि ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है। किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक जो होता है तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3+2+3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, टेप्टम जो ओव्यूल में बदलाव हो कहलाता है। टेप्टम जो कि ओव्यूल जो होता है उसमें बदलाव लाता है तो वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो इंटेगुमेंट्री टेप्टम कहलाता है, इंटेगुमेट्री टेप्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इंटेगुमेट्री टेप्टम कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किसी आवृत बीजी में
टेट्रेट के चारों ओर मेगास्पोर ढका रहता है। किसके द्वारा किसी आवृतबीजी पौधा में टेट्रेट के चारों ओर मेगास्पोर ढका रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टामेन के चारों ओर। स्टामेन ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि स्टामेन के चारों ओर। अगला प्रश्न है, किसी आवृतबीजी यानी एक बीजपत्री के नर गेमेटोफाइट में होते हैं। किसी आवृतबीजी के नर गेमेटोफाइट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोस्पोर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि माइक्रोस्पोरेन होता है। अगला प्रश्न है, किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलन मदर सेल जो होता है एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक असूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन द्वारा ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि एक असूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन के द्वारा मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पोलन किट रासायनिक रूप से बना होता है। पोलन किट किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से बना होता है। लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से बना होता है पोलन किट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑटोगैमी के लिए अनुकूल है। ऑटोगैमी के लिए अनुकूल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा होमोगैमी। होमोगैमी जो कि ऑटोगैमी के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है, स्केंटलम किसका भाग है? स्केंटलम जो होता है वह किसका भाग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह ग्रास कोटिलाइडोन का भाग होता है। ग्रास कोटिलाइडोन का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्वपरागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 25। 4 गुना हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें किस में एरिल नहीं पाया जाता है? एरिल किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आम में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय केंद्रक जो कि नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अगला प्रश्न है, वायुपरागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायुपरागित पुष्प कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वह होते हैं आपका आकर्षक नहीं होते हैं। जो उतने भी वायुपरागित पुष्प होते हैं तो वह छोटे होते हैं और रंगहीन यानी कलरलेस होते हैं। छोटे आकार के होते हैं और उसमें रंग भी बहुत मतलब फीका होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यानी बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटी के द्वारा जो परागण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर का मार्मिकोफिली बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः केपेसिला में भ्रूणपोष होता है। केपेसिला में भ्रूणपोष कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर का त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 कोशिकीय होता है। अगला प्रश्न है, बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रकीय भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र के विभाजन के बाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि केंद्रीय भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होता है? बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलती है तो यह क्रमशः किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो N आपका है तो वो आपका अंड में पाया जाता है और 2N जो आपका है वह बीजांडकाय में पाया जाता है और 3N भ्रूणपोष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि N, 2N और 3N यानी एक गुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित जो है तो अंड में एक गुणित होता है, अंड आपका एक गुणित होता है, बीजांडकाय द्विगुणित होता है और भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभांग होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड वृत्त में सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बीजांड में असूत्रीय विभाजन होता है। बीजांड में असूत्रीय विभाजन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पेलिनोलॉजी बोला जाता है उसे, पेलिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी पाया जाता है परागकण में। अगला प्रश्न है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि पी महेश्वरी है।
अगला प्रश्न है, बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं क्या बोलते हैं उसे? तो इसका राइट आंसर का उसे भूमयुपरिक बोला जाता है, भूमयुपरिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है फिर, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या बोलते हैं? तो फ्यूनिकल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है नाभिका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका इतना प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।